हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 293rd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट वॉच्ड एंड फॉलोड एंड हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। Chhattarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukkar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamti. My cake partner is Freshly Baked. My chocolate partner is a global chocolate nowadays. It's called Tricos. And of course, my cycling partner is Naresh Chandra and Company. Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala, and security system partner is Joshi Security Systems. My banking partner, Tirupati Urban Cooperative Bank, and a big thank you to Rosetta Elite Club, which is my club partner. बहरहाल आज एक बड़ा इंटरव्यू है मेरे लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये शहर का एक ऐसा इंटरव्यू है जिसे देखने के बाद शहर की राजनीति के गलियारों में काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी बातें होने वाली हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ, जब एक निर्दलीय नेता ने, जिनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पहले वो कांग्रेस में थी, उसके बाद एक निर्दलीय चुनाव लड़ी और उसके बाद अब उन्होंने एक द न्यू एनसीपीएन का खिताब भी हासिल कर लिया है। हाल ही में उन्होंने एनसीपी को ज्वाइन किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस को ज्वाइन जब उन्होंने किया तब बड़े बाजे गाजे के साथ किया। पूरा शहर उस दिन उस स्टेज पर निगाह रखा हुआ था जिस दिन ज्वाइन किया एनसीपी को आभा पांडे जी ने। आभा जी नमस्कार। नमस्ते। राज की बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन इस शहर के लिए, शहर की महिलाओं के लिए, वो महिलाएं जो आपको पसंद करती हैं, मोहब्बत करती हैं आपसे, आपके काम को पसंद करती हैं, और उस दिन पूरी निगाह उस मंच पे रख रही थी जहां पर इस प्रदेश के इतने बड़े नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के और द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजीत दादा पवार मौजूद थे। आपने एनसीपी क्यों ज्वाइन की? नहीं, देखिए, मैंने एनसीपी क्यों ज्वाइन की, इसका बहुत बड़ा कारण है कि एनसीपी के पास विजन है। महाराष्ट्र को खड़ा करने में जो शरद चंद्र जी पवार साहब की जो भूमिका रही है, ये तो सबको विदित है कि उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र को गढ़ा है, ये तो हम सब जानते हैं। विजन के साथ साथ उनके यहाँ कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। देखिए, एक काम करने वाला व्यक्ति जब उसको उचित नेता ना मिले तो उसकी जो मेहनत रहती है, या उसकी जो एबिलिटी रहती है, या उसकी जो काबिलियत रहती है, या उसमें जो नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, वो अगर नेता उसको नहीं आंकते, उसका मूल्यमापन कार्यकर्ता के कर्मों का नहीं करते, तो वो शून्य हो जाती है जी। और इसीलिए मैंने आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी को चुना। आदरणीय अनिल बाबू देशमुख जी जो इस राज्य के गृह मंत्री हैं, वे काफी अच्छा काम सुरक्षा की दृष्टि से पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आदरणीय अजीत दादा पवार जो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, इन सभी लोगों के नेतृत्व में मैंने एनसीपी को ज्वाइन किया है। और निश्चित रूप से आने वाला समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा मैंने जिस तरह से की है, मैं आगे भी ऐसी करती रहूंगी। लेकिन पिछली मर्तबा मैं एक निर्दलीय थी, मैं अकेली थी, लेकिन आज मेरे साथ सत्ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के साथ अब मैं जनता के ज्यादा अच्छे काम कर पाऊंगी, ऐसी मेरी भूमिका है। 2017 चलते हैं। 2017 में आपने निर्दलीय लड़ने की जो घोषणा करी, निर्दलीय लड़ने के बारे में जो सोचा, वो काफ़ी चैलेंजिंग, सबकी नज़र में काफ़ी चैलेंजिंग था। आपने अपने आप को मानसिक तौर पे कैसे तैयार किया? क्योंकि आप एक ऐसे अगर हम आपकी पहले की बात करें तो बिच्छू भैया की खुद की एक लेगेसी रही है, उनके काम को और उनके नाम को ये शहर जानता है। आपने जब पहली बार चुनाव लड़ा था, उसके बाद आपका काम बोला है, आपके काम के साथ अब आपका नाम भी बोल रहा है। तो 2017 में निर्दलीय लड़ना, कांग्रेस को छोड़ना, ये डिसीजन थोड़ा सा उस वक्त समझ में नहीं आया था जनता के। काफी साल हो गए, लेकिन फिर भी आज अगर इस पर बात करें तो नहीं, देखिए, कैसा है कि 2012 से मैं 2017 तक कांग्रेस पार्टी की पार्षद रही। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि जब हाउस के परफॉर्मेंस में मैं कोई विषय उठाती थी, जनता के हित की बात करती थी, तो कई बार
मेरे पार्टी के ही नेता मुझे दबाने की कोशिश करते थे कि अरे इस विषय पे आपको नहीं बोलना है, उस विषय पे नहीं बोलना है। तो मुझे बड़ी घुटन महसूस होती थी कि मैं जनता के काम करने के लिए मुझे जनता ने चुन के दिया है। और एक जब मैं 2002 में चुन के आई थी, मैं नॉन पॉलिटिकल लेडी थी, लेकिन मुझे जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मेरे बारे में जो सपने देखे हैं, मैं उन सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं जनता के काम करने आई हूँ, और अगर मैं जनता से जुड़ी समस्याओं को अगर मैं नहीं उठाऊंगी किसी नेता के कहने पर, तो ये मेरे मानसिकता को, ये मेरे विचार को नहीं पटने वाली बात थी। और इसीलिए मैंने भूमिका धीरे 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 मैंने निर्दलीय के तौर पर अपनी सदन में भी निर्दलीय के तौर पे रखी। वो इसलिए रखी कि मैं निर्दलीय तौर पे रखूंगी तो मैं निष्पक्षता से अपनी बात कर पाऊंगी। तो जब 2017 की इलेक्शन आए महानगर पालिका के, तो दोनों पार्टी से मुझे ऑफर थे जी। कांग्रेस ने कहा कि हम टिकट देंगे, भाजपा ने कहा हम टिकट देंगे। लेकिन मेरी जिद थी, क्योंकि जनता मेरे साथ थी, मुझे विश्वास था, मुझे आत्मविश्वास भी था, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने एक बार तो भी अपनी दोनों पार्टियों को दिखाना चाहिए कि आभा पांडे क्या हैं और कितनी जनता आभा के साथ खड़ी है। और देखिए, ईश्वर की कृपा और जनता का साथ, उसने इतना बड़ा इतिहास रच दिया पूरे शहर में कि 72,000 की जनसंख्या वाले प्रभाग में दो आमदारों का गली गली मेरे खिलाफ में घूमना और घर घर में जाके कहना कि आप आभा पांडे को वोट मत दीजिए, अगर हमारे पार्टी की आपको उम्मीदवार नहीं चलती है तो आप भले ही शिवसेना को दीजिए, लेकिन आभा पांडे को मतदान मत करिए। इसके बावजूद मेरी प्रभाग की जनता ने मुझे 2000 वोटों से जीत दर्ज करा के नागपुर शहर में इतिहास बनाया है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जनता के लिए मैं 24 घंटे भी दूंगी तो वो कम रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो ताज पहनाया इस बार निर्दलीय के रूप में, जो खुशी मुझे दी है। मैं ठीक है आज एनसीपी में चली गई, एनसीपी में आने के बाद मैं बहुत सारे पदों पे जाऊं ना जाऊं ये आने वाला वक्त बताएगा, मैं आगे रहूंगी पीछे रहूंगी ये भी वक्त बताएगा, लेकिन मैं जहां भी रहूंगी 2017 का जो मेरा इलेक्शन है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि 2017 में जो इतिहास बनाने का काम किया है वो मेरी जनता ने किया है। और इसीलिए आज भी पूरा समय 24 घंटे पूरा समय मेरा फोन चालू रहता है, उनके लिए मैं दौड़ पड़ती हूँ। मुझे फील्ड में जाके काम करना बहुत अच्छा लगता है जी। जहां से भी समस्याएं आएंगी मैं अपनी 2 व्हीलर लेके पहुंच जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं चुनकर आती हैं और उनके पति काम करते हैं, लेकिन मैं बहुत गर्व और अभिमान से कहना चाहती हूँ कि मेरे पतिदेव ने शहर में एक उदाहरण पेश किया है, एक मिसाल पेश की है कि हम कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन सही मायने में महिला को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है राजनीति में भी, यह किसी ने मेरे पतिदेव से सीखना चाहिए। उन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ा। मैं नागपुर महानगर पालिका के सारे जोन में, नागपुर महानगर पालिका के सिविल ऑफिस में, एनआईटी में, एनएमआरडीए में, जहां मुझे जाना होता है मैं अकेले जाती हूँ। और इतनी परिपक्व भी उन्होंने मुझे बनाया, जनता का साथ था, तो मैं आज कहीं भी जाके मैं अपने काम करा के लाती हूँ। रही बात हमारे संबंध अधिकारियों से कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। देखिए, जनता तो साथ थी, हम जीत के आ गए, लेकिन जीत के आने के बाद हम जनता के काम को पूर्ण रूप कैसे दे सकते हैं, वो कैसे काम पूर्णता की ओर जा सकते हैं, उसके लिए तो हमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि सारे अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत रिस्पेक्ट दिया है, बहुत सम्मान दिया है, जो काम बताया है बहुत आदर से किया है, तो इसका फायदा मेरी जनता को हुआ है। ये बात शायद वो आपसे डायरेक्टली पूछ ना पाए, लेकिन शायद मैं एक माध्यम बनूं और उनके मन की बात मैं आपसे पूछूं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों की महाविकास आघाड़ी सरकार है, लेकिन जो सेंटर में सरकार है वो है बीजेपी की। मोदी लहर अभी भी है, कायम है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा रोज सुबह हम आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि अभी भी मोदी लहर शुरू है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं आपकी सोच हिंदुत्व से लेकर कहीं ना कहीं आपकी सोच है कि आपका झुकाव लगता है बीजेपी की तरफ, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी भी करती है। नहीं, देखिए,
अपने आप को कैरी करना, ये तो संस्कारों को जीवित रखने वाला मामला होता है कि आपकी परवरिश किस ढंग से हुई है। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कारित ऐसा किया है कि मैं कैरी अपने आप को ऐसा करती हूँ, इसमें हिंदुत्व का कोई मामला नहीं आता। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने अगर एनसीपी ज्वाइन कर ली तो क्या मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ? क्यों ऐसा समझाता जाता है कि केवल भाजपा के लोग ही हिंदुत्ववादी हैं? क्या हम में हिंदुत्व नहीं है? आज हमारा सीना कोई फाड़ के देखे तो प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। क्यों ऐसा सोचा जाता है? ये जो अलग अलग भूमिका लोगों ने अपने मानसिकता बना ली है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और भाजपा में जाने का विषय तो देखिए ऐसा है कि चाहती तो मैं वहां भी जा सकती थी, वहां से भी मुझे ऑफर था, लेकिन मुझे एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी को ज्वाइन करना था जिसमें सभी धर्मों का आदर हो सके, सभी धर्मों के लिए मैं काम कर सकूं, सभी वर्गों के लिए काम कर सकूं, किसी जाति के लिए खास ना होकर सबके लिए काम आ सकूं। ये मेरा मानस था, ये मेरी विचारधारा थी, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से जब ऑफर आया तो मुझे लगा शायद ये पार्टी में हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और मैंने वहां पहले जब बात हुई तो मैंने यही कहा कि आप अगर जनता के किसी मुद्दे को अगर कहेंगे कि आप मत कहो, पार्टी की कोई भूमिका या किसी नेता के वहां पर कोई भी अगर किसी तरह का एक फायदा हो या उस चक्कर में अगर कोई मुझे कहे, तो मैं जनता के मामले में मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जनता की भलाई में हमारी भलाई है और जनता की भलाई के लिए सोचना ये एक मानव सेवा का धर्म जो पवित्र तरीके से निभाता है उसके लिए बहुत आवश्यक है। और मैंने आज तक मानव सेवा का धर्म बहुत पवित्रता से निभाया है, आगे भी जीवन में मैं निभाना चाहती हूँ। मुझे समय कहाँ लेके जाएगा, कहाँ नहीं लेके जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो पवित्रता मेरे अंदर है मानव धर्म की, इसे मैं हमेशा जीवित रखना चाहती हूँ। ये मेरा मूल मंत्र है। मानव सेवा, जनता और जनता के लिए काम, ये शब्द मैं बार बार आपसे सुन रहा हूँ, इसीलिए अब मैं आपसे जो पूछूंगा मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दें इसका। जो पूरा वक्त हुआ कोरोना काल का, ये वक्त में जिस किस्म का आपने काम देखा, नागपुर महानगर पालिका की जो भूमिका रही, तुकाराम मुंडे जी की जो भूमिका रही, किस नजरिए से देखती हैं, कैसा देखती हैं इसको? नहीं, देखिए, तुकाराम मुंडे जी ने बहुत अच्छा काम किया। जब तक वे नागपुर महानगर पालिका में एज ए आयुक्त थे, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया था। सारे जहां जहां पेशेंट्स निकल रहे थे वहां बैरिकेटिंग करना और जितनी उपाय योजनाएं हैं वो उन्होंने सारी की थी। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद वाले कमिश्नर ने अच्छे से नहीं की। सब लोग देखिए अपने अपने माध्यम से, हर किसी का अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। चंद्रशेखर जी ने अपने वक्त अपने समय से काम किया, उन्होंने अपने तरीके से काम किया, तो जो काम किया है वो तो प्रशंसनीय है। मुंडे जी ने जो काम किया हम उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और ऐसे अधिकारी होना ही चाहिए। उनके जाने पर हमें दुख भी हुआ कि एक ऐसे अधिकारी आए थे जिसमें जनता को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो गई थी, और जिस तरह से उनने कोविड को रोकथाम के लिए जो संचालित किया था, जो संचालन करने की जो उनकी प्रक्रिया थी वो बहुत प्रशंसनीय थी, और इसीलिए उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सराहा था। तो उनका काम तो बहुत अच्छा था ही। ठीक है। किस किस्म का जीवन आपने जिया जब पूरा कोरोना काल चल रहा था? क्या रूटीन था, कैसा काम कर रहा था? नहीं, देखिए, कोरोना काल में तो जिस वक्त लोग घरों में दुबके थे, उस वक्त मेरे क्षेत्र की जनता की बहन आभा ये उनके गलियों में घूम रही थी, उनके घरों तक दस्तक दे रही थी। कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला उसे स्वयं फोन कर रही थी, उन्हें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ ही मैंने मेरे प्रभाग में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग मतलब जो कारखानों में काम करते थे, जिनके जो कारखाने बंद हो गए, उनकी रोजी रोटी चली गई, ऐसे इन परिवारों को चुनकर उन तक मैंने किट पहुंचाई। महीने महीने की किट पहुंचाई है, केवल एक बार नहीं तो 2-2, 3-3 बार पहुंचाई है। इसके अलावा फॉगिंग वॉगिंग तो सभी नगर सेवकों ने किया, हमने भी किया, लेकिन जो मैंने विशेष मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को मेडिकल में जो सेवाएं नहीं मिली, वो मैंने मेडिकल में, एक दिन मुझे फोन आया शांति नगर से
कि एक जवान बच्चा था आकाश करके, उसका वीडियो कॉल आया, मैं उसे नहीं जानती थी, वो मेरे एरिया का भी नहीं था, दूसरे प्रभाग का था। उसने मुझे फोन किया कि मैडम आप जल्दी मुझे बचाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला अरे क्या हो गया? तो बोला देखो मैं जमीन पे बैठा हूँ मेडिकल में और बेड जो है वो पूरा बेड का जो चादर है वो ब्लड से पड़ा हुआ है, मैं कैसे इस पर सो जाऊं, मुझे इतनी खांसी चल रही है, मुझे सांस भी लेते नहीं जम रहा है। मैंने मेरे पतिदेव से कहा आपको मेरे साथ चलना है कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ मेडिकल। और मैंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और मैं 2 व्हीलर से पहुंच गई। मैंने एंटर किया कोविड वार्ड में और वहां से सजल मित्रा जी को फोन किया, डीन को, कि आपको भाई साहब आना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ की हालत। उस बच्चे को 1.5 घंटा आपने एम्बुलेंस में रखा और उसके बाद 1.5 घंटे बाद जब आपने अंदर लिया तो उसको संभालने वाला वहां पर कोई नहीं था। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको ये तकलीफें थी। आज वो बेडशीट वहां पर पूरी क्या बोलते हैं ब्लड से लिपटी हुई थी। तो ऐसे समय वो बच्चा रोने लगा, कराने लगा कि मैडम मुझे बचा लीजिए। तो ऐसे ऐसे काम हमने किए। तुरंत डीन आए, डीन के आने के बाद सारी व्यवस्थाएं सुधरी, जो चरमरा गई थी, जो लैट्रिन बाथरूम अव्यवस्थित हो गए थे, लोगों को वहां पीने का पानी नहीं था, खाना जो आ रहा था उसमें चींटियां लग जा रही थी। तो ये सारे काम यानी प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करने का काम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने कोविड में किया, इसका मुझे समाधान है। और ये करते करते मैं भी कोरोना से प्रभावित हो गई, मेरा परिवार भी हो गया। मेरे हस्बैंड 16 दिन वोकार्ट में एडमिट रहे। तो ये सब जो समय था हमें कोरोना ने बहुत सिखाया है। कई हमारे मित्र परिवार के 2-3 लोग ऐसे हो गए जिनकी मृत्यु हो गई। तब मन में ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे अगर यहाँ अब इस वक्त कोरोना नहीं होता तो शायद हम उनकी जान बचा पाते या हम उनके लिए बहुत कुछ कर पाते। तो वो दिल में मलाल है। कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में बिल कम करवाए, जो बहुत बिल हॉस्पिटल्स ने वसूले थे। तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आए थे कि 80% में महानगर पालिका के जो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं उसमें पेशेंट्स एडमिट होंगे, 20% जो एडमिशन होगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे। लेकिन जब पेशेंट्स की बहुत ज्यादा तादाद थी तो कई बार हॉस्पिटल से भी कुछ गड़बड़ियां हो रही थी। जो 80% में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था और कई बार 20% में हो रहा था। ऐसी खामियों को भी उजागर करने का काम और उससे पूरा नियमानुरूप संचालित करने का काम बार बार कमिश्नर से बात करके वो हमने ये सारे काम किए हैं कोविड में। क्या सोचती हैं सत्ता पक्ष जो एनएमसी में उस वक्त थी या अभी भी है, किस किस्म का काम उस वक्त कर रही थी? नहीं देखिए, उस वक्त तो सत्ताधारियों ने कोई काम ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जितने कोविड सेंटर्स थे, अगर उन कोविड सेंटर्स पर भी सत्ताधारी जाकर दस्तक दे देते तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती। सत्ताधारियों को खुद तो कुछ करना नहीं था, लेकिन पावर हमारे पास था, पावर उनके पास था। केवल अधिकारियों को निर्देश देना था, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब हमारे पास सत्ता होती है, हमारे पास पावर होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पावर क्या है। अगर ये बताना पड़े हनुमान जी को कि आप उड़ भी सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोरोना काल में सत्ताधारियों के द्वारा जो अपेक्षाएं शहर की जनता ने की थी कि जिस तरह से उनके लिए सुविधाएं होंगी, वो नहीं हो पाई। और इसीलिए आज शहर की जनता ने देखिए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में जो गुस्सा उतारा, ये उसी का एक परिणाम था। आप भी तो कांग्रेस से अलग हुई थी, क्या तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में फर्क देखती हैं? नहीं देखिए, मैं जब थी तब तो आज का तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अच्छे कार्यकर्ताओं का मूल्यमापन कांग्रेस में नहीं हो रहा है। मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं कि जो जमीन से जुड़कर काम करते हैं, जिन्होंने अपनी डिग्निटी स्वयं खुद होके खड़ी की है, लेकिन आज उसका मूल्यमापन करने वाला अगर कोई कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं है तो वो तो कार्यकर्ता वहीं के वहीं दब जाएगा। ठीक है, हमने अपने आप को एक निर्दलीय पार्षद के रूप में भी मेहनत से खड़ा कर लिया, लेकिन ऐसा खड़ा होने का अवसर कई लोगों को नहीं मिल पाता है, कई लोगों को स्टेज नहीं मिल पाता है। तो लेकिन आजकल वहां पर ऐसा हो गया है कि सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो लोग
चकाचौंध करते हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे व्हाइट कपड़े पहनकर, उन्हें अगर तवज्जो दी जाएगी तो क्या जनता की सेवा की जाएगी। मुझे लगता है जनता की सेवा करने के लिए सफेद कपड़े धारण करना कोई जरूरी नहीं होता, आप तो कैसे भी निकल पड़ते हैं अगर आपके मन में मानव सेवा है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मानव सेवा का धर्म अगर आप में कूट कूट का भरा है, उससे कोई नहीं निकाल सकता, आप मानव की सेवा करते जाएंगे। मुझे तो कैसा है कि चैलेंजेस, रोज नए चैलेंजेस रहते हैं। मैं घर से सोच के आती हूँ ऑफिस में कि आज मुझे ये करना है, मुझे सिविल ऑफिस जाना है, मुझे NMRDA जाना है, मुझे NIT जाना है, मुझे ये करना है। लेकिन जब मैं ऑफिस में आती हूँ तो और कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। उन सब चैलेंजेस को पार करते हुए दिन भर जनता की सेवा में बिताती हूँ और अपने आप को कभी भी बोझ तले महसूस नहीं करती हूँ कि अरे मैं तो इतना अब पैनिक हो गई हूँ और अब मैं क्या करूँ, मैं पार्षद हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इंटरेस्ट से करती हूँ, खुश होके करती हूँ और मजा आता है ये सब करने में। जो प्रवेश होता है किसी भी पार्टी में, किसी भी नेता का, वो प्रवेश के अंदर में हमेशा देखा जाता है कि हाँ, एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर में कुछ बड़े नेता, शहर के प्रमुख नेता आते हैं और उस नेता का प्रवेश होता है। लेकिन आभाजी पांडे का प्रवेश जो हुआ एनसीपी में, उसके लिए डिप्टी CM को भी आना पड़ा। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्या आपका ये एक तरीके का बिगुल बजाना था कि अब अपना टाइम आ गया? देखिए, वक्त आया है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री खासदार आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी पटेल और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादाजी पवार और अनिल बाबू देशमुख जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो तो स्क्रीन के माध्यम से उस सभा में रहे, तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतने बड़े लोगों ने कितने प्यार से नवाजा है, कितने आदर से नवाजा है, कितने आदर से उन्होंने मेरा स्वागत किया है। मैं समझती हूँ तो जिस पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं की इज्जत की जाती है, वो पार्टी मेरे मायने में बहुत महान है। मैं जानती हूँ कि नागपुर शहर में उनका दायरा सीमित है, लेकिन उसको मैं जानती हूँ कि मैंने एक संघर्ष भरा मार्ग चुना है, लेकिन संघर्ष के साथ चलने में जो मजा आता है, मैंने पहले ही कहा है कि हम खड़ा करेंगे, पार्टी के संगठन को हम खड़ा करेंगे। क्यों नहीं कर सकता कोई व्यक्ति? बिल्कुल कर सकता है, इतने नेताओं का सपोर्ट है। मैं आपसे कह रही हूँ कि जब पार्टी नहीं थी तो लोग इतने जुड़े थे, आज पार्टी की ताकत है तो और लोगों को हम जोड़ेंगे और पार्टी के सन्मुख लाकर उन्हें भी आगे महानगर पालिका के चुनाव में लड़ाएंगे, उनको वैसा तैयार करेंगे कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में लड़ें और जीत कर आए। तो मुझे ये लगता है कि मैंने ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी चीज देखी है हमारी पार्टी में। अब तो मैं उस पार्टी की हो चुकी हूँ कि हमारी पार्टी में एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो दी जाती है। अभी देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री खासदार आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अनिल बाबू, ये हर रविवार को हफ्ते 2 हफ्ते में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। ये सिर्फ उनकी एक ही मानसिकता और एक ही विचार है कि हम किस तरह से शरद चंद्र जी पवार साहब के विचारों को आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे हम एक एक कार्यकर्ता को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो तैयारी हमारी पार्टी में चल रही है, ये एक एक कार्यकर्ता को सम्मान दिलाने के लिए चल रही है और आगे आने वाला समय वो दिखाएगा ही कि हमारी पार्टियां कहाँ किस स्तर पर कैसी जा रही है और कैसी खड़ी हो रही है। 2019 में जो हुआ मुंबई में सरकार के गठन के लिए जो भी पैंतरे अपनाए गए, विपक्ष में जो भी बैठी है पार्टी वो और जो भी सत्ताधारी हैं वो, जो भी चीज़ दिखी उसमें आपने कभी कुछ कहा नहीं? नहीं, देखिए, ये तो राजनीति का हिस्सा है और उस वक्त क्या हुआ ये तो शायद हमने उन्हीं से पूछना चाहिए। चूंकि हम राज की बात कर रहे हैं तो राज को राज ही रहने चलिए, अब राज की भी बात करी है ना, तो जब इस राज्य में राज जब बनाने की बात आती है, अगर एक थॉट अगर लें आपका कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा क्या था वो विषय?
नहीं, मुझे लगता है कि उसके बाद का जो परिदृश्य है वो काफी अच्छा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसने बहुत अच्छे निर्णय इस राज्य की जनता के लिए लिए हैं। तो हम उस एपिसोड पे ना जाते हुए हमने जो अच्छा काम राज्य में जो सरकार कर रही है उसके गुणगान पे जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो समाज के अंतिम घटक तक उसका लाभ पहुंच रहा है। तो हमने उस एपिसोड को ना देखते हुए हमने कुछ अच्छा देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि आप जनता को सपोर्ट करती हैं, जनता के लिए काम करती हैं, तो जनता की एक तकलीफ है जो शायद क्या आपकी नज़र से निकल गई, जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और इस वक्त महाविकास आघाड़ी के सामने में ये चुनौती स्वरूप भी है कि लाइट के जो बिल हैं वो दिल तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लाइट के बिल जो बहुत आए हैं, केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो भी काफी हैं। मेरा कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं मूल्यांकन होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि उस वक्त लोगों की रोजी रोटी नहीं थी, उस वक्त लोग अपने घरों में बैठे थे, लोग जो बचा कुचा था उसी से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे। तो मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते इस सरकार के सभी जो नेतागण हैं महाविकास आघाड़ी के, उनसे मैं आप राज की बात के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। इस शहर के पालक मंत्री, ऊर्जा मंत्री आदरणीय नितिन जी राउत से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना बिल हम कर सकते हैं, जितनी रियायत हम इस शहर की जनता को दे सकते हैं, हमने उस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे प्रयास ये सार्थक होने चाहिए, ये बेहद आवश्यक है, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। एक विषय ये भी है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग हर रविवार इस बात को लेके अपना आंदोलन चलाते हैं, और वो आंदोलन है इस शहर में झाड़ बचाने का। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं अजनी में, और सेव अजनी मूवमेंट अब दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। क्या सोचना है आपका? ये नहीं, देखिए, वो जो युवक ये जो कर रहे हैं हरित जो मतलब हरियाली को बचाने के लिए इतने झाड़ टूट गए, ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर पे, प्रकृति पे इफेक्ट करेगा। तो इस मामले में तो मैं उन सभी युवाओं के साथ हूँ। उन्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं और मेरी पार्टी ये उनके साथ खड़ी रहेगी। नागपुर महानगर पालिका में भी अगर कोई विषय, उस विषय को लेकर अगर उठाना है तो ये बहन उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि प्रकृति को बचाना ये हम सबकी नैतिक जवाबदारी है। प्रकृति को कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड का जो विषय हुआ ये कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को ठेस पहुंचाया है, और इसीलिए इतनी बड़ी जनहानि हुई। तो हमने इससे सबक लेना चाहिए। तो कभी आप उसकी गहराई में गई, कभी सेव अजनी के मूवमेंट की गहराई में आप गई, कभी आपने सोचा? नहीं, मैंने अभी बीच में उनको फोन किया था कि मुझे आप लोगों से मुलाकात करनी है और आपके साथ बैठना है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं उनके साथ बैठ के किस तरह से हम उसको आगे, उस मूवमेंट को ले जा सकते हैं, उस दिशा की ओर हम प्रयास करेंगे। एक और चीज़ की तकलीफ जनता के मन में है, और क्योंकि आप खुद एक मदर है, इस बात को आप शायद रिलेट भी करेंगी कि स्कूल फीस को लेकर जो माताएं हैं, जो जितने भी पिता हैं, वो भी बड़े परेशान चल रहे हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि स्कूल की फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाए, जो कोरोना काल के वक्त रही। उस पर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं उन सभी पेरेंट्स का समर्थन करती हूँ। वो इसलिए भी होना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूलें हैं उन्होंने अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि आपने इतने सालों तक बिल्डिंग फंड और ये और वो डोनेशंस, ये एडमिशन के वक्त भी आप जो पैसा अधिक का रखते हैं उसमें आपने बहुत अधिक पैसा कमा लिया। तो क्यों ना इस कठिन दौर में सारी स्कूल चलाने वाले जो संचालक हैं उनकी मानसिकता ऐसी हो जाए, या वो अपने विचारों को बदलें कि ये जो कठिन समय है इसमें हम अपने जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ खड़े रहें, और नो स्कूल नो फीस पर ये करना चाहिए। सरकार ने भी इस दिशा में निर्णय लेना चाहिए। ये मैं आगे उप मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, इनसे भी मैं बात करूंगी आने वाले समय में कि नो स्कूल नो फीस ये होना ही चाहिए। फीस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो हम फीस किस बात की दें। 2022 पे सबकी नज़र है। नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शंस हैं, कैसे देखती हैं उनको? नहीं, देखिए, नागपुर महानगर पालिका में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और उनके द्वारा लिए गए अनेक ऐसे निर्णय हैं। एक OCW का विषय है, 24 घंटे 7 दिन पानी देने का वादा किया था, उसमें
24 घंटे तो क्या 7 घंटे भी पानी हमको नहीं मिल रहा है, कई जगह तो 1 घंटा भी पानी हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए के बिल OCW कंपनी को दिए जा रहे हैं। अनेक ऐसे विषय, प्रॉपर्टी टैक्स कितना ज्यादा बढ़ा दिया न। आज कोरोना के इस काल में इनकी सत्ता थी, क्यों नहीं इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का बिल कम कर दिया। ये कहते हैं ना कि बिजली बिल माफ हो जाना चाहिए, तो अगर ये इतने संवेदनशील होते तो इन्होंने ये दोनों चीजें क्यों नहीं कम करके दिखाई। जो इनके हाथ में थी वो इनने कम कर देना था। आपने बोल देना था कि केवल जितना भी टैक्स है उसका हम केवल 10% ही लेंगे, 20% ही लेंगे। वैसे भी आज जो महानगर पालिका है उसकी आर्थिक स्थिति, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे जिस तरह से इंसान आखिरी वक्त रहता है उस तरह से वेंटिलेटर पर है हमारे महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति। तो ये भी हो जाता और क्या होता। लेकिन कई करोड़ों रुपए ये वेस्टेज ऑफ मनी, हम आपली बस चला रहे हैं, आपली बस में हमें 200-250 करोड़ रुपए के नुकसान में महानगर पालिका चल रही है। इतने नुकसान हर डिपार्टमेंट का, मैं तो जिस बात को खोलूंगी उस बात में नुकसान है। तो फिर जहां जनता ने ये देख लिया कि मूलभूत सुख सुविधाओं के नाम पर केवल हमें लूटा जा रहा है और विकास कार्य ये शून्य की ओर जाते जा रहे हैं, तो हम अगली बार इन्हें थोड़ी लेकर आएंगे। तो एक परिवर्तन का वातावरण नागपुर शहर में बन गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में आपको दिखेगा। आपने मुझे एक प्रश्न किया कि कोविड के समय में ये सत्ताधारियों ने क्या काम किया। ये जनता ने देखा है कि किस तरीके से काम किया है। कोविड का डिजास्टर मैनेजमेंट का करोड़ों रुपए का फंड आया नागपुर महानगर पालिका में, लेकिन उन करोड़ों रुपए को किस तरह से खर्च किया गया ये मैं आने वाले चंद दिनों में लोगों के सामने रखने वाली हूँ। जो संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन संस्थाओं को खाना खिलाने का काम दिया गया, जबकि 22 लाख लोगों को नागपुर महानगर पालिका फ्री में खाना खिलाती है। जब 22 लाख लोगों को महानगर पालिका ने फ्री में खाना खिलाया तो केवल कुछ लोगों को जो क्वारंटाइन सेंटर्स में खाना देना था उसके लिए क्यों इन संस्थाओं को चुना, ये मेरा प्रश्न है। आने वाले समय में मैं नागपुर महानगर पालिका में इस विषय को लेकर लड़ाई लड़ने वाली हूँ, क्योंकि जो गरीब जनता के लिए फंड आया था डिजास्टर मैनेजमेंट का कोरोना के काल में, वो उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा मेरा आरोप है। ऐसे अनेक विषय नागपुर महानगर पालिका में है। जनता समझ चुकी है कि इन 15 वर्षों में केवल हमें छला गया है, हमें कोई कुछ मूलभूत सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं। देखिए, मेट्रो ठीक है, हमारा शहर सुंदर हुआ, सारी चीजें, लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने अपनी कितनी जगह दे दी। जगह के अलावा हमने पैसा भी दे दिया उनको। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कभी कोई इस विषय पर कभी कोई मीटिंग नहीं लेते, कोई पदाधिकारी मीटिंग लेने तैयार नहीं है कि आखिर मेट्रो जो प्रोजेक्ट आया उसमें निधि के अलावा हमारी जगह कितनी चली गई, हमने कितने रुपए उसमें डाल दिए। उसके अलावा मेट्रो बन जाने से नहीं होगा ना। अगर मेरे यहाँ की सीवर लाइन की प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, मेरे यहाँ की लैट्रिन से अगर मैला ही बाहर आता है, तो मेरा तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो वो मेट्रो में अगर मैं जीवित रही तो मैं मेट्रो में सफर कर पाऊंगी ना। मैं अगर जीवित ही नहीं रही तो मेट्रो में सफर करने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक मेरा ये कहना है कि नागपुर शहर की जनता ये समझ चुकी है कि हमें छला गया है, 15 साल में कुछ विकास काम नहीं हुए, और इसीलिए आने वाले समय में शहर की जनता ये परिवर्तन के मूड में है और नागपुर महानगर पालिका में जल्द ही हमें ये दृश्य दिखाई देगा। श्रेया ठाकरे कांग्रेस की एक युवा नेता है, वो पूछती है आपसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ गार्डन्स को लेके आपका क्या सोचना है। नहीं, उसमें हमने तो उसी वक्त पत्र दिया था माननीय महापौर जी को और कमिश्नर साहब को कि ये जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं इसका हम विरोध करेंगे, और अगर ये सब्जेक्ट वापस नहीं लिया गया तो हम इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और जनता के साथ आंदोलन करेंगे। अगर अच्छा ऑक्सीजन हमारे शहर में अगर खुले उद्यानों में मिलता है और ऑक्सीजन लेने अगर लोग जाते हैं और नेचुरल ऑक्सीजन के भी अगर महानगर पालिका पैसे वसूल करती है तो भगवान भरोसे ही हो जाएगी फिर तो महानगर पालिका। आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन जीवियों की तो जमात बनते जा रही है और उस पर सवाल है प्रधानमंत्री को। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आंदोलन केवल, मैंने आपको पहले ही बताया कि आंदोलन मैंने केवल फेसबुक और सोशल मीडिया में चमकने के लिए नहीं किया। मैंने जो भी आंदोलन किए हैं, मैंने जो भी आज तक संघर्ष किया है, बड़े गर्व से और अभिमान से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने उसको सफल भी किया है। और ये भी जो विषय है
उसको भी मैं सफल करके ही दम लूंगी। और जब मेरा पत्र गया आयुक्त को और जब मैं कह के आई थी तो उस पर विचार विमर्श हुआ और सुना है कि उसको पीछे भी ले लिया। तो ये हमारी जीत है। और हमने उस आंदोलन की जो उनको चेतावनी दी उस पर उन्होंने सकारात्मक रूप लेके उस विषय को पीछे लिया। तो हम तो आंदोलन सिर्फ करते नहीं हैं, हम तो आंदोलन को सफल करने वाले लोग हैं। कुछ आखिरी के सवाल मेरे आपसे, क्योंकि आप बड़े सीधे सीधे तरीके से जवाब दे रही हैं, इसलिए और पूछने का एक अलग मज़ा भी आ रहा है। आपका क्या सोचना है ये जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा ये जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ, इसमें जो जीत हुई अभिजीत वंजारी जी की, आप कैसे देखती हैं इस जीत को? नहीं देखिए, जो हमारे यहाँ का शिक्षित युवा है, शिक्षित युवा का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है ये आप देखिए। शिक्षित युवा एक अच्छा रोजगार चाहता है। शिक्षित युवा ये बाहर जाके रोजगार कमाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं शहर में ही अपने माता पिता के पास रह के रोजगार के साधन उपलब्ध हो ताकि, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ शहर में हुआ नहीं। दूसरा जो परिणाम नागपुर महानगर पालिका के कामों का रहा उन बातों का भी रहा। फिर जिन सत्ताधारियों ने जिस तरह का काम नागपुर महानगर पालिका में किया, जिस इगोइस्टिक ढंग से किया, तो वो एक एक के मानस पटल पर अंकित हो गई थी वो चीज कि नहीं, मुंडे जी जैसे अधिकारी को हटाने के लिए यहाँ पर जो षड्यंत्र रचा गया, मैं जिसे षड्यंत्र कहूंगी, जो षड्यंत्र रचा गया, ये सब युवाओं ने जान के और समझ के बहुत ही अच्छे ढंग से उन लोगों ने मतदान किया और इसीलिए अभिजीत जी वंजारी को लोगों ने चुना है। और देखिए, नहीं तो 55-58 साल का जो इतिहास था उसको पलट के रख दिया। तो ये हमारे यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवक, मैं तो बेरोजगार कहूंगी, बेचारे आज रोजगार के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। आज 15-15 हजार की नौकरी के लिए हमारे यहाँ का युवा ये पूना और मुंबई और बैंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट होता है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही चिंतन का विषय है कि आज हम सब जनप्रतिनिधि होते हुए अगर हमारे यहाँ का बच्चा, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहना चाहता, वो चाहता है नहीं मम्मा मुझे पूना या मुंबई या हैदराबाद या बैंगलोर में ही शिफ्ट होना है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं ऐसा नहीं कहती कि उन्हीं के ऊपर आरोप, ये हम लोगों की भी कमी है, हमने इसमें चिंतन करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो सवाल है ना कि अगर इस शहर से सेंटर का एक सबसे बड़ा लीडर एक बड़ा लीडर एक सेंटर का मिनिस्टर बनता है, अगर एक यहाँ का एक नेता इस स्टेट के सीएम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इस शहर में जो रोजगार है उसके ऊपर में सवाल तो उठेगा। बिल्कुल। मिहान देखिए, आप अभी 5-6 दिन पहले स्टोरी आई थी, मिहान को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। केवल हमने इंडस्ट्रीज वालों को केवल जमीनें दे दी, लेकिन वो स्ट्रक्चर खड़े नहीं हुए, वो सब चीजें पूर्ण रूप नहीं ले पाई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो सुशिक्षित युवा है वो बेरोजगार है। तो फिर मतलब क्या है? मेरा कहना यह है कि जो युवा है वो उसका जो रुझान है वो अब दूसरी तरफ जा रहा है कि जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, ना कि हिंदुत्व और ये सारी बातें जिस तरह से आपने मुझसे की थी। तो ये ऐसा नहीं रहता है। देखिए, विकास ये सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास ये हर जाति के लिए होना चाहिए, विकास ये हर वर्ग के लिए होना चाहिए, विकास ये हर घटक के लिए होना चाहिए, समाज के अंतिम घटक से लेकर तो ऊपर वाले व्यक्ति तक होना चाहिए। तब जाके एक विचारधारा बनती है मतदान करने वालों की कि नहीं, मुझे किसको चुनकर लाना है। क्या वक्त आ गया विदर्भ बनने का? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विदर्भ की आवाज हम समय समय पर जरूर बुलंद करते रहेंगे, इतना मैं अपनी जनता से वादा करती हूँ। आखिरी के मेरे 2 सवाल। क्या हम लोग आपको ये देखें कि अगले इलेक्शन में पूर्व नागपुर से आप एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगी? नहीं, देखिए, ये तो कैसा है कि मैं काम करने पे विश्वास रखती हूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और ये जनता है, ये तो किसको ताज पहनाएगी और किसका ताज उतारेगी, ये तो शायद प्रश्न आपने मेरी जनता से पूछना चाहिए। कर्मों पे विश्वास करती हूँ, अगर मैंने वैसे कर्म किए तो जनता जरूर पहुंचाएगी मुझे। मतलब ये समझ के चलें कि अगले विधानसभा इलेक्शन में पूर्व नागपुर से आप आ रही है? नहीं, ये देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा भाई साहब कि पार्टी और जनता ये क्या सोचती है, तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। हमें अपने कर्मों पे लक्ष्य आधारित करना चाहिए और कर्मों पे हमारा ध्यान है। लड़कियों को और महिलाओं को हमेशा अपने राजनीति से जोड़ा है, हमेशा अपने मानव सेवा से जोड़ा है।
ये वर्ड आपका है तो मैं आप ही से इस बारे में पूछता हूँ। अब क्योंकि आपको एनसीपी की एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है राष्ट्रवादी कांग्रेस की, कैसे जोड़ेंगी सबको? देखिए, आज तक मैंने जिन महिलाओं को जोड़ा है वो कामों के माध्यम से जोड़ा है। पहले ही मैंने कहा कि पहले मेरे पास पार्टी नहीं थी, अब मेरे पास पार्टी है। पार्टी की ताकत है, सत्ता में है पार्टी, उसकी ताकत है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मेरी बहनों को मिलेगा। और जो फायदा अब तक सत्ता का नहीं मिल पाया वो अब सत्ता का भी फायदा मिलेगा। तो महिलाओं के अत्याचारों की बात, महिलाओं पे होने वाले अलग अलग तरह के अत्याचार जिसे कहेंगे, चाहे वो कौटुंबिक हो, लैंगिक हो, अनेक तरह के अत्याचारों से शोषित रहती, पीड़ित रहती हमारी महिला, उनको तो मैंने पहले भी न्याय दिलाने के लिए भरसक कोशिशें की है। कई तो उदाहरण ऐसे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो अब तो महिलाओं के लिए ज्यादा कर पाऊंगी और वो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए। देखिए, जब एक बहन बहुत आशा से हमारे पास आती है और हम अगर उसका काम सार्थक रूप से कर पाते हैं, सफल होते हैं, तो वो जुड़ती है, वो फिर माउथ पब्लिसिटी करती है, उसके साथ और 4 बहनें हमारे पास आती है। वो कोराड़ी तक की महिलाएं मेरे पास आती है कि मैडम हमारे साथ ऐसा हो गया। वो तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं है, मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे क्षेत्र की नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी मेरी बहन से नहीं कहा। मैं तो चैलेंजेस को स्वीकार करती हूँ। वहां भी ग्रामीण में भी किसी पुलिस अधिकारी से बात करना हो, किसी आईएएस ऑफिसर से बात करना हो, तो खटाखट फोन लगाती हूँ कि भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन काम करवाने का तरीका बड़ा विनम्रता पूर्वक मैं अपनाती हूँ, जिस वजह से सभी अधिकारी मुझे सहयोग करते हैं। ये प्रभु की कृपा है और सब काम होते हैं। मेरे आखिरी के 2 सवाल, निजी तौर पे अगर देखा जाए तो इस बात को लेके आपने कई बार कहा है कि दया भैया अच्छा काम करते हैं, उनको 8 महीने मिले एनएमसी संभालने के लिए, कैसे देखती हैं चीज को? दया भैया को अगर 2.5 साल पूरा मिलता तो निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई बहुत अच्छा काम शहर में कर पाते। क्योंकि देखिए, उनके पास विचार हैं, उनके पास कल्पना शक्ति है, उनके पास काम करने की ललक है, काम करने में समर्थ हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर पूरे 2.5 वर्ष मिलते तो निश्चित रूप से चित्र कुछ और होता। इस बात का हमें दुख भी है कि आदरणीय दया भैया जैसे नेतृत्व को केवल चंद महीने मिले हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि वो उनके लिए कम है। और हम तो चाहते थे कि इससे पहले ही उन्हें बड़े पद पर होना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जब भाग्य जागा तब। लेकिन भैया का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भैया बहुत अच्छा काम करते हैं और उन्हें जहां भी लगेगा कि जनता के काम करने हैं तो एक निर्दलीय पार्षद अब तक थी, आज मैं पार्टी की पार्षद बन चुकी हूं, तो मैं बिल्कुल भैया के साथ रहूंगी। जहां जनता की भलाई का विषय आएगा वहां मैं कोई विरोध नहीं करूंगी, मैं भैया के साथ खड़ी रहूंगी। एक आखिरी सवाल, ये कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज a big man, and behind you is बिज्जू भैया। Yes. बिज्जू भैया के बारे में एक आखिरी चीज बोल दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने एक मिसाल पेश की है, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है समाज में। लोग कहते हैं कि महिलाओं को सक्षम बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन केवल वो बातें करते हैं, सिर्फ भाषणों से बात करते हैं, या वो केवल कागजों पर और पन्नों पर रह जाता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन अगर किसी घर के व्यक्ति ने अगर अपनी पत्नी को अगर आत्मनिर्भर बनाया है तो वो शहर में केवल एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम है बिज्जू पांडे, जिन पर मुझे गर्व है, जिन पर मुझे अभिमान है। और मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मतलब मेरे पिता ने उनसे मेरा ब्याह रचा और मुझे इतने अच्छे पति मिले कि कभी, देखिए, नहीं तो संदेह भी कर सकते, मैं तो राजनीति जैसे क्षेत्र में हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। मैं जहाँ गलत होती थी, जिन एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, उन्होंने मुझे हर पल पे समझाया है। आज भी कहीं अटकती हूँ तो मुझे समझाते हैं कि नहीं देखो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभवों की कमी नहीं है। वो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से एक्टिव थे। ठीक है, भाग्य नहीं चल पाया, इसलिए चुनाव में नहीं सक्सेस हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव में सक्सेस नहीं हो पाया तो उसके पास गुण नहीं है। तो बहुत काबिलियत है और ऐसे काबिलियत पति पर मुझे नाज है, बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है। आखिरी चीज, सीधी टक्कर हम देख रहे हैं 2022 में बीजेपी की और बाकी जो पार्टीज हैं, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना मिलकर जो लड़ने वाले हैं इलेक्शन। बीजेपी से कुछ कहना चाहती हैं आप, नागपुर बीजेपी से? नहीं, मैं नागपुर बीजेपी से क्यों कहूंगी?
मैं यही कहूंगी कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन रहेगा, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये महानगर पालिका के सत्ता में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये चेतावनी मेरे प्रवेश में जो नेता आए थे उन लोग तो दे ही चुके हैं, तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, जो हमारी अपेक्षा थी कि आप हमें वो जवाब देंगी, आपने वो सब जवाब बड़े बखूबी दिए। और एक चीज़ जो शायद ये शहर हमेशा कहते आया है कि आभा पांडे कहती कम है, करती ज़्यादा है, तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में वो जो बात है वो हमेशा आगे चलती रहे। जैसे राज की बात चलती रहेगी, वैसे आपका काम भी चलता रहे। उसके लिए आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहरहाल आज आभा पांडे जी से मुलाकात करके जो समझ में आया मैं आपको बताता हूँ क्या। पॉइंट नंबर 1, 2022 शी इज बैंग रेडी, शी नोज कि क्या होने वाला है। क्या सत्ता पक्ष में रहने वाले लोग तैयार हैं जो इस वक्त हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, ये महिलाएं, लड़कियां और युवा अब एनसीपी से जुड़ने वाले हैं, ये आभा जी इस पे पूरा ध्यान देने वाली हैं। तीसरा ये कि उन्होंने हमेशा, भले वो उनके वार्ड का हो या ना हो, उन्होंने काम करके दिखाया। और ऐसे नेताओं की अब हमें ज़रूरत है जो काम करें, भाषण ना दें। शाम को 5 बजे तो आज आभा जी से मुलाकात हुई। अभी 1 घंटे में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आभा पांडे जी को अपना रोल मॉडल बनाएं क्योंकि वो काम करना जानती हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।